या मैं अपनी एक और मित्र को देख रही हूँ जो अभी अभी जुड़ी है भारत से, इला कुमार। कौन इनको नहीं जानता। हाँ। इला जी स्वागत है इला जी, नमस्कार। स्वागत है इला जी। अभी अचानक मैसेज पर नजर पड़ी तो मैंने कहा जुड़ जाती हूँ। बहुत नमस्कार। बहुत आपका आभार, धन्यवाद। बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए, मैं आज सुषमा मल्होत्रा, न्यूयॉर्क, सॉरी, न्यूयॉर्क की ओरिजिनली न्यू जर्सी से आप सबका स्वागत करती हूँ और सबको अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं उनके अलावा जितने श्रोतागण इतनी सर्दी में हमारे साथ बैठे हैं, उन सबको तहे दिल से नमन करती हूँ। आज रविवार, फरवरी 2026, 2026 को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के मासिक कार्यक्रम के लिए हास्य व्यंग अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने का एक प्रयास किया है और उसका आयोजन किया है। और जिसका इस कार्यक्रम का जो संयोजन करते हैं वो मेरे पति मेरे साथ बातचीत करते हैं। और ये मुझे बहुत खुशी लगती है जब मैं ये कार्यक्रम के लिए आती हूँ और सबको अभिवादन करती हूँ, क्योंकि ये साहित्यिक मंच मैंने अपने माता पिता के नाम से, उनकी यादगार से इसको, कुछ भी कहिए, स्थापना की नहीं नहीं, या जो भी कहिए, उस उनके नाम से चलाती नहीं हूँ। नहीं, सादर नमन उन दोनों को। धन्यवाद आपका। सादर। और मेरे पति मेरे को पूरा सहयोग देते हैं। अब देखिए, सौभाग्य। आप सबको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि हमें हास्य और व्यंग जो है उसमें हम थोड़ा सा गुम हो जाते हैं कि हास्य क्या है, व्यंग क्या है। हास्य व्यंग का देखिए, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन ये सब जितने प्रतिष्ठित एक्सपर्ट जो बैठे हैं हमारे साथ, वो थोड़ा सा दर्शन हमें थोड़ा सा समझाएंगे कि हास्य व्यंग का मूल स्रोत हमारी हजारों बरस पुरानी संस्कृति, सभ्यता और जीवन दर्शन में देखा जा सकता है। हिंदी और उर्दू साहित्य के विकास के साथ ही हास्य व्यंग विधा भी परवान चढ़ने लगी थी। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र और अकबर इलाहाबादी जैसे कवियों ने, कहते हैं कि इसको क्लेवर दिया था। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त अपने अन्योक्तिपूर्ण व्यंग लेखन के लिए व्यंग्य साहित्य में एक नए मानक बनने में सफल हुए थे। उर्दू शायरों ने तो ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजियत पर भी ऐसे तीखे प्रहार लिखे थे कि अंग्रेज अंग्रेज तो उसे समझ भी नहीं पाते थे और हिंदुस्तानी उसका जायका लेते थे। तो मैं एक पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अकबर साहब फरमाते हैं कि बाल में देखा मीसों के साथ उनको कूदते, डार्विन साहब की थ्योरी का खुलासा हो गया। तो 21वीं सदी में 21वीं सदी में हास्य व्यंग की विधा का नया क्लेवर नई दिशा की ओर संकेत कर रहा है। वह समाज की विसंगतियों का आईना है। तो एक विधा है जिसमें हम लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, सुनते हैं, और इसी क्रम में आलोचना का भी प्रभाव रहता है। दो व्यक्तियों का ही मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हिंदी में हरिशंकर परसाई और श्री लाल शुक्ल इस विधा के तो प्रमुख क्लियर हस्ताक्षर या माने माने गए हैं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग इसको बाद में सही कर दीजिएगा। और मशहूर मशहूर भारतीय व्यंग्यकार, चाहे वो क्लासिकल हो, आज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आलोचना करने के लिए हास्य, मजाक और व्यंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसे हरिशंकर परसाई का मैंने नाम लिया है, और उसके अलावा एक सौरभ पंत हैं जो कि आज के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। ये इसलिए मैं कहने लगी, ये सब दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ, कि स्टैंड अप कॉमेडियन हास्य क्या है और इसमें व्यंग क्या है, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। शरद जोशी, जो कि एक भारतीय कवि, लेखक, व्यंग्यकार, हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में डायलॉग और स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्हें 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। और वे भी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे। वो देखिए, कवि लेखक तो थे ही। अंग्रेजी में एक डिवाइन कॉमेडी जो कि दांते, जो कि लैटिन में लिखी गई थी, वो भी एक मध्यकालीन व्यंग का महत्वपूर्ण कार्य, कॉमेडी ऑफ एरर्स जिसको कहा था उन्होंने। कॉमेडी ऑफ एरर्स तो चला गया था, शेक्सपियर का प्ले, लेकिन उन्होंने इन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी जिसमें तत्कालीन व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया था।
इस प्रकार भारत में कई लेखक व्यंग्यकार हैं और जो कि इस क्षेत्र में अग्रसर हैं। लेकिन आज बहुत से नाम हैं, लेकिन आज हम निर्मल रोशन मंच पर सब लोग जुड़े हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि कुछ कुछ प्रतिष्ठित प्रतिभागी जो आज जुड़े हैं वे हमें किसी ना किसी कथा या कहानी के हास्य और व्यंग से भरपूर उसको हमें आनंद देंगे, हम सुनेंगे और समझेंगे भी। इसके अलावा 1 फरवरी एक खास दिन होता है जिसे कई तरह से मनाया जाता है, जिनमें सबसे खास है कि ब्लैक हिस्ट्री मंथ अमेरिका और कनाडा की शुरुआत और नेशनल फ्रीडम डे जो गुलामी खत्म करने वाले 13वें संशोधन की याद में मनाया जाता है। ये राष्ट्रपति लिंकन द्वारा उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का जश्न मनाता है जिसमें 13वें संशोधन का रास्ता खुला, जिसने गुलामी को खत्म कर दिया। एक और दिवस जो इन्होंने अभी नया नया शुरू किया है, नेशनल गेटअप डे, हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लचीलेपन और लगन को बढ़ावा दिया जा सके। ये यूएस फिगर स्केटिंग वालों ने 2017 में शुरू किया था और जो कि कहते हैं कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के बाद फिर से उठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो आज हम 1 फरवरी को हास्य व्यंग के अलावा और भी कई प्रकार पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा और माँ सरस्वती माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हुए कि माँ शारदे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए आज हम इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और जो विशिष्ट और जो हमारे प्रतिष्ठित बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार, लेखक, कवि, किस किस फील्ड में उन्होंने नहीं लिखा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनका नाम नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय जब वो कहेंगे तब भी, जब उन आके अपना वक्तव्य देंगे या कहानी कथा सुनाएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरीश नवल जी वर्जीनिया से, जो कि आज के अध्यक्ष रहेंगे, और अरुण नामदेव जी शहडोल से जुड़े हैं, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी सतना मध्य प्रदेश से, वो भी एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं, और सौम्या मिश्रा जी जो लखनऊ से जुड़ेंगी, वो एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं। और मेरे साथ जो मेरे को होस्ट मेरे पति, हम दोनों आपके समक्ष न्यू जर्सी से जुड़े हैं। तो आपका स्वागत है। तो मुझे फिर से पूछना है, क्या बेटी सौम्या मिश्रा जुड़ पाएं कि नहीं? नहीं जुड़ पा सौम्या रही हैं उनकी, सौम्या उनका मिश्रा नहीं जुड़ पा रहे, कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपकी आज्ञा लेकर डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी को स्वागत करना चाहूंगी। आप तैयार हैं जी? जी। ओके। देखिए, आज मैं कोई कविता की पंक्तियां या कोई ऐसा गीत गाकर नहीं आपको आमंत्रित करूंगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आपकी थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए आपको मैं चाहूंगी इस पटल पर आप आइए और सभी श्रोतागणों को केवल अपना, आप लोग इतना काम करते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ कि मैं किस किस से क्या क्या सीखूं। तो आप हैं जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर, और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, रविवार, शुक्रवार, सरिता मुक्ता, सूरज ब्लिट्स, वसुधा, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका देशबंधु, लोकमत, नई दुनिया, नव भारत,
जन संदेश, बिजनेस स्टेट, स्टार्स समाचार में आपका नियमित प्रकाशन होता है और आप वहां पर कॉलम लिखते हैं। और एक जो आपका है, एक व्यंग नाटक है, एक संवेदनशील मामला, सर्वर डाउन है, जो भी एक, वो भी एक व्यंग संग्रह है। फिर आपका एक और व्यंग संग्रह है, लात के विरुद्ध इम्यूनिटी, बापू की सम्राट, स्मार्ट सिटी व्यंग संग्रह, कुछ रंग कुछ व्यंग। आप तो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को आज सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या है जो आप कहना चाहते हैं, जिसमें लोग क्या मैसेज लेते हैं। और एक है, मैं जिसको गलत नहीं पढ़ना चाहती हूँ, इवहिम एम वशीकरण, ऐसे ही बोलना है इसको। ईवीएम। ईवीएम, अच्छा, ईवीएम। क्योंकि हिंदी हाँ, में जैसे आया है ना, वो मेरे से समझ नहीं लगा था। वशीकरण इलेक्ट्रॉनिक का, मशीन। हाँ जी, ताबीज, ये भी एक आपका व्यंग संग्रह है। हाँ जी, एक आपका है लोकतांत्रिक ऊंट की करवट। अरे बाप रे, ये सारे आपके साथ का व्यंग संग्रह हैं। तो अब आपका स्वागत है, आप देखिए, अपना समय हमें दीजिए और सुनाइए क्या आप हमें। देखिए, मैं जो अपना बताती हूँ, हम जब जाते हैं कि लोग कहते हैं आज होली है जी, होली में हास्य कविताएं होंगी, और मैं सच कहती हूँ, कई बार इतना उनका जो स्तर होता है मन को दुखी करता है, और जोक्स लेकर हमें सुनाए जाते हैं, जो भी होता है। लेकिन कई बार जो जो साहित्यकार है, वो जब हास्य लिखता है, उसमें कोई ना कोई संदेश होता है, और उसमें कोई ना कोई चेतावनी दी जाती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो आप आइए, हम देखते हैं कि हम किस और चलते हैं आपके साथ। स्वागत है आपका, प्रदीप मिश्र जी, डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी, एक व्यंग पढ़ रहा हूँ। स्वागत है जी। बापू की स्मार्ट सिटी। या हमारे देश में क्या है कि करीब 100 जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, उनको डेवलप करने के लिए उनको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो वो स्मार्ट सिटी कैसी हैं, उनके बारे में मैं इसमें बता रहा हूं आपको। बापू की स्मार्ट सिटी। उस दिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहा था, तभी भीड़ में गठरी लिख लिए एक दबा सहमा चेहरा दिखलाई पड़ा। कहीं जाने के लिए, या कहिए भागने के लिए एकदम तैयार। ऐसा लगा इसे तो मैं जानता हूं। अरे हाँ, ये तो अपने बापू हैं, गांधी वाले बापू, एकदम असली वाले। शायद गणतंत्र दिवस मनाने आए थे, अब जा रहे हैं। मैं तत्काल उनके पास पहुंचा। प्रणाम बापू, खुश रहो। तुमने मुझे हेलो हाय नहीं किया? बापू ने पूछा। आपने जो सिखाया था वही किया। मैंने सिखाया तो बहुत कुछ था बेटे। बापू गम से कराह उठे। फिर कुछ देर में संभलते हुए पूछा, और बताओ क्या हाल है तुम्हारे गांव नगर के? एकदम A1 के हाल हैं बापू। आपको मालूम, हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने वाला है। इस स्मार्ट सिटी का विचार तो मेरा है, तुम्हारी सरकार ने इसकी नकल की है। वैसे क्या क्या होगा तुम्हारी स्मार्ट सिटी में? क्या नहीं होगा? मेट्रो ट्रेन। कोई डिस्टरबेंस हो रहा है लगता है। नहीं नहीं, ठीक है, पढ़िए पढ़िए। वैसे क्या होगा तुम्हारी स्मार्ट सिटी में? क्या नहीं होगा? मेट्रो ट्रेनें चलेंगी, इंटरनेशनल क्वालिटी का एयरोड्रम होगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, मुफ्त का वाईफाई होगा, कंक्रीट की चमचमाती हुई सड़कें होंगी, लंबे लंबे फ्लाईओवर होंगे।
ये पीछे से कोई बोल रहे हैं, अपने माइक म्यूट कर लीजिए। अरुण जी, आपका माइक खुला है, शायद वहीं से आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा हाँ। जी। प्रदीप जी, हाँ जी जी, पढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है। यस प्रदीप भाई। क्या नहीं होगा? मेट्रो ट्रेनें चलेंगी, इंटरनेशनल क्वालिटी का एरोड्रम होगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, मुफ्त का वाईफाई होगा, चमचमाती हुई सड़कें होंगी, लंबे लंबे फ्लाई ओवर होंगे, ऊंचे शॉपिंग मॉल होंगे, बुलेट ट्रेन, 5 स्टार होटल्स, बियर बार, कैसीनो होंगे, लग्जरी हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज होंगी, आलीशान बंगले और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें होंगी, पिज्जा और बर्गर वन कॉल पर घर बैठे मिलेंगे। इंसान मिलेगा कि नहीं? बापू गंभीर थे। कैसी बातें करते हैं बापू? ये सब सारा इंतजाम इंसान के लिए ही तो है। अब देखिए ना, क्या साफ, क्या टॉप क्लास साफ सफाई है शहर में। ये इंसान के लिए ही तो है ना। आपकी ट्रेन तो अनिश्चितकालीन लेट चल रही है। चलिए घूम आइए, कहीं सफाई भी कर लेंगे। चलिए चलते हैं। बापू को एक जगह कचरा दिखा और वे कचरा उठाने लगे। अरे बापू, आप यहां क्यों सफाई करने लगे? यहां नहीं, आप वहां उस तरफ सफाई करनी है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। यहां क्यों नहीं सफाई करोगे? पहले यहां सफाई कर लेते हैं, फिर वहां सफाई करेंगे। लाओ झाड़ू, मैं सफाई करता हूं। अरे यहां सफाई नहीं करनी है, वहां सफाई करनी है। क्यों? यहां वाला कचरा कौन साफ करेगा? दूसरे साफ करेंगे। क्यों? हम क्यों नहीं साफ कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहां वाला कचरा नहीं फेंकवाया है। यहां पैसा लेकर, जिन्होंने पैसा लगाकर यहां कचरा फेंकवाया है, वे ही यहां झाड़ू लगाएंगे। पैसा? क्या आशय है तुम्हारा? आशय यह है कि यहां कचरा वही साफ करता है जो पहले उसे फेंकवाता भी है। और कोई मुफ्त में तो कचरा फेंकता नहीं। पैसा दो तो वो कचरा फेंकेगा, फिर आप मजे से साफ कीजिए। मैंने क्लियर किया। चलो, तुम्हारा कचरा कहाँ है? तुम्हारा वाला कचरा कहाँ है? मैंने 11 नंबर गली राजेंद्र नगर में कचरा फेंकवाया है। वहीं चलते हैं, वही हमारा कचरा है। मैं उन्हें अपने कचरे की ओर ले गया। तो ये है तुम्हारा कचरा, बापू ने कहा। अच्छा कचरा है ना? सिविल लाइन से कलेक्टर बंगले के पिछवाड़े से उठवाया है। 50 किलो के भाव से, 50 रुपए किलो के भाव से कुल 7.5 किलो हैं। बापू ने कचरा देखते ही सफाई शुरू कर दी। मैंने उन्हें रोका। अरे रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? कचरा उठा रहा हूं। ऐसे थोड़ी न उठाते हैं कचरा। तो कैसे उठाते हैं? कचरा उठाने के लिए सबसे क्या जरूरी क्या होता है आप जानते हैं? कचरा नहीं, गलत जवाब। झाड़ू नहीं, ये भी गलत जवाब। तो सही जवाब क्या है? तुम ही बताओ। न झाड़ू न कचरा। सही जवाब है फोटोग्राफर। बिना कचरा कचरा उठ जाएगा। डॉग डॉग बार्किंग की आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो। न नहीं झाड़ू आ न रही, कचरा। नहीं आ रही। कुत्ते की आ न रही। झाड़ू न कचरा। सही जवाब है फोटोग्राफर। बिना कचरा के कचरा उठ जाएगा। झाड़ू की भी जरूरत नहीं है। पर बिना फोटोग्राफर के साफ सफाई इज इम्पॉसिबल। वो देखिए, फोटोग्राफर भी आ गया। हाँ भैया, इस तरफ से फोटो लीजिए। बापू, बापू सुनिए। बापू बाएं देखिए, थोड़ा दाएं देखिए। हाँ बापू, झाड़ू आगे कीजिए, कचरा सामने रखिए, हाथ गंदा मत कीजिए। बेहतरीन फोटो खींची है। जितनी अच्छी फोटो, उतनी हाई क्वालिटी की सफाई।
ओके, चलिए सफाई तो हुई। अब और क्या देखना चाहते हैं आप मेरी स्मार्ट सिटी में? अच्छा, तेरे नगर में वैष्णो जन भी तो रहते होंगे। एक से एक वैष्णो जन है, जरा मिलवाओ तो उनसे। किस किस्म के वैष्णो जन से आप मिलना चाहते हैं? वैष्णो जनों की भी किस्में हैं क्या यहाँ? और क्या? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, वो क्या कहते हैं, वो क्या, मान लो, हाँ, वो वैष्णो मैन, लखपति वैष्णो मैन, करोड़पति वैष्णो मैन, अरबपति वैष्णो मैन, जन नायक वैष्णो मैन, खल नायक वैष्णो मैन, धार्मिक वैष्णो मैन, स्मगलर वैष्णो मैन, दरोगा वैष्णो मैन, डकैत वैष्णो मैन। जिस क्वालिटी का वैष्णो मैन चाहते हैं, हाजिर स्टॉक में अवेलेबल है। मैंने स्मार्ट सिटी में उपलब्ध वैष्णो जनों की किस्में बताई। मुझे तो ऐसे वैष्णो जन से मिलना है जो पीर पराई जानता हो। अरे ये सब पीर पराई जानते हैं। अगर किसी पराये को पीड़ा ना हो रही हो तो ये पहले उसमें पीड़ा पैदा करते हैं और फिर उसे जानने का काम करते हैं। नहीं बेटा, मुझे ऐसे वैष्णोजनों से नहीं मिलना है। ये बता, तेरे इस चतुर नगर में, चतुर नगर, अरे वही स्मार्ट सिटी, यहाँ कहीं दूध मिलता है? भूख लगाई है। एकदम प्योर दूध मिलता है बापू। अभी रुकिए, आपके सामने बना देता हूं। बना देता हूं? दूध बनाया नहीं, निकाला जाता है बेटे। अरे नहीं, स्मार्ट सिटी में दूध बनाया जाता है। ये देखिए, 10 ग्राम यूरिया लिया, वही जिसे पौधों में डालते हैं। यस। फिर उसको 1 लीटर पानी में घोला। अब इसमें 50 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर मिलाया। कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट। यस। फिर इसमें सफेद वाला पोस्टर कलर 1 चम्मच मिलाया। एकदम प्योर मिल्क तैयार। लीजिए, रसा स्वादन कीजिए। नहीं नहीं पुत्र, धन्यवाद, धन्यवाद पुत्र। अरे थोड़ा तो लीजिए, बकरी का दूध भूल जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे, क्षमा कर, हो गया, मत पीजिए। चलिए, अब मैं आपको अपने नगर में अहिंसा, सत्य, ईमानदारी वगैरह के हाल भी दिखला देता हूं। नहीं बेटा, मैंने मान लिया कि ये सब तेरी स्मार्ट सिटी में थोक में मौजूद होंगे। मुझे तो इस स्टेशन छोड़ दे। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मन घबरा रहा है, बेचैनी छा छा रही है, बापू हाँफते हुए बोले। मैंने उन्हें सहारा दिया। स्टेशन लौटते हुए मैंने उनसे पूछा, बापू आप एक बात बताइए कि आपकी स्मार्ट सिटी बनती तो उसमें क्या होता? मेरी स्मार्ट सिटी में रहने वाले सदा सत्य बोलते, ईमानदारी के रास्ते पर चलते, जाति और मजहब की दीवारें नहीं होती, सभी इंसान बराबर होते, न कोई अमीर न कोई गरीब। मेरी स्मार्ट सिटी में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता। हर एक नागरिक को परहित करते हुए पर पीड़ा को दूर करना पड़ता। मेरी स्मार्ट सिटी में हर परिवार एक झोपड़ी में रहता जिसके सामने एक बकरी बंधी हुई होती। सभी उसका दूध पीते। सभी नागरिकों को नियम से प्रतिदिन चरखा काटना पड़ता। टॉयलेट स्वयं साफ करना पड़ता। सार्वजनिक स्थल की सफाई फोटोग्राफरों की गैर मौजूदगी में करनी होती। बापू अपनी स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ और बताते, उससे पहले उनकी ट्रेन आ गई। उन्होंने तत्काल अपनी गठरी उठाई और जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए मशक्कत करने लगे। बापू जल्दी चढ़िए, यहाँ ट्रेन कम रुकती है। हाँ हाँ चढ़िए बापू, चढ़िए। मेरी गठरी ये लीजिए, पकड़िए। हाँ मेरी, हाँ ये लाठी लीजिए। अरे घड़ी खिसक कर प्लेटफॉर्म पर गिर गई है। हाँ पकड़िए। ट्रेन चल दी बापू। प्रणाम बापू, प्रणाम। मैंने हाथ हिलाकर भीड़ में गुम हो चुके बापू को प्रणाम किया। बापू को सियाफ करने के बाद लौटते हुए मैं सोच रहा था कि स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी आइटमों में ईमानदारी, अहिंसा, सत्य, परोपकार क्यों नहीं शामिल हैं? या तो स्मार्ट सिटी में इनकी जरूरत नहीं होती,
और या फिर हमारे मुल्क में ये सब ऑलरेडी थोक में मौजूद हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं देख रही थी कि सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और सभी ताली भी बजा रहे। म्यूटेड तो है इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन सभी बहुत अच्छा। और एक व्यंग भी है और एक संदेश भी है आजकल की जो भी सिचुएशन है। बहुत बढ़िया। और हमारे अध्यक्ष जी भी बता कहेंगे, कह सकते हैं, अभी भी आप बताइए कि आपको जिसको जो जो अच्छा लगा। इला जी, घनश्याम जी, 30 सेकंड में आप कुछ भी कह सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी। साथ के साथ नहीं आप लगा है उस पर भी बताएं। नहीं, हाँ साथ जी। के जो साथ अच्छा टिप्पणी नहीं करेंगे लगा या है, बाद में? नहीं, वो तो बाद में हाँ करेंगे। आप वैसे वाह वाह कर दीजिए अभी। हाँ, नहीं, विस्तार से कोई बात करेंगे ठीक तो है जी। ठीक है। अभी जी कहेंगे तो जी, फिर वो बात अध्यक्ष। ठीक है जी। वहीं रह तो जाएगी ना, बाद में ठीक है करेंगे। जी। अध्यक्ष, अब मैं अध्यक्षीय फिर दायित्व के साथ। हाँ जी। बहुत बहुत ही आपने, बहुत ही बढ़िया आपने जो हमें कथा कहानी व्यंग किसी प्रकार की जो आपने सुनाई, व्यंग बापू की स्मार्ट सिटी। तो मैं अब जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं अरुण नामदेव जी, उनको आमंत्रित करती हूँ। और अरुण नामदेव जी, आज मैं आपको एक एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जब आपसे परिचय मांगते हैं ना, वो क्या होता है, जी अगर पीडीएफ में आता है ना तो थोड़ी जी सी हमें गड़बड़ हो जाती है, हमें मीन्स मेरे जैसे लोगों को। जी जो जो उसको फिर ट्रांसफर करना चाहते हैं, हो नहीं पाता क्योंकि कंप्यूटर अलाउ नहीं करता। और जी मैं खुद अपना बताती हूँ, मैं किसी का पीडीएफ वर्ड डॉक्यूमेंट में खुद नहीं कन्वर्ट करती। ठीक है जी। तो अब अगली जी बारी आप जी। मुझे अपना भेजने का कोशिश करिए। तो हमारे जो या अरुण नामदेव जी हैं, ये हमारे साथ शहडोल से जुड़े हैं। और इनकी प्रकाश, ये लेखन, इनकी कविता, गीत, मैं एक मिनट, सॉरी, कविता, गीत, नवगीत, कहानी, समीक्षा एवं व्यंग लेखन में इनकी कलम चलती है। और इनके जो प्रकाशित काव्य संग्रह है धूप हंसती है, दोहा संग्रह चुटकी भर है चांदनी, और व्यंग संग्रह है झूठ का सौंदर्य सौंदर्य और मेरी अमेरिका यात्रा जो संस्मरण है वो जिसको बोलते हैं प्रकाशनाधीन है। और इनके कई प्रसारण हैं आकाशवाणी रीवा एवं अमेरिका के शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डैलस और फिनिक्स, सैन एंटोनियो में इनकी कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं। और में हमारे साथ तो जुड़ते ही हैं, कई बार इन्होंने काव्य गोष्ठी में सहभागिता की है। और इनकी देश की प्रमुख स्थापित पत्र पत्रिकाओं में भी इनके गीत, नवगीत, कविता और व्यंग प्रकाशित हो चुके हैं। इनको कई सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें से मैं एक दो का ही नाम बताने की कोशिश करती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान, और डॉक्टर भगवान दास सफड़िया सम्मान, विश्व हिंदी साहित्यिक संस्थान साहित्य सेतु काव्य वैभव सम्मान। और बाकी तो इनकी जो है संप्रति, ये भी शासकीय सेवानिवृत्त शिक्षक स्वतंत्र लेखन करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है पटल पर। और आज जो मुझे या लगता है पढ़ेंगे, मेरे पास है, वैसे मैं कुछ नहीं कहूंगी, श्रोतागण इसको सुने और इसका आनंद ले। इसमें क्या हास्य है, क्या व्यंग है, क्या संदेश है, आप लोग इसको देखिएगा, देखिएगा और सुनिएगा। स्वागत है आपका जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी पटल से जुड़े हुए हमारे साहित्यकार मित्रों और साहित्य में अपनी अभिरुचि रखने वाले आदरणीय भैया बहनों को सादर नमन करता हूं। और आज अपनी एक रचना प्रथम प्रस्तुत कर रहा हूं, चार हाथों वाले डॉक्टर। लीजिए, प्रस्तुत है मेरा लेख, व्यंग लेख, चार हाथों वाले डॉक्टर। आज शाम को प्यारे लाल जी जब मेरे घर आए तो मन उदास, तन शिथिल दिखाई देने वाली स्थिति में थे।
आज जब हमारे परम मित्र प्यारे लाल जी हमारे घर आए तो मन उदास तन शिथिल दिखाई देने वाली स्थिति में थे। मैंने कहा, क्या बात है प्यारे लाल जी, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। इस गहन उदासी का सबब क्या है? मेरे इस प्रश्न पर प्यारे लाल जी कुछ क्षण मौन रहे, मानो कुछ चिंतन मनन कर रहे हों। फिर मुखर होते हुए बोले, अम्मा यार, यह 4, 6 और 8, 10 हाथों वाले देवी देवताओं के बारे में तो सुना था, मंदिर और कैलेंडरों में देखा भी था, पर यह 4 हाथों वाले डॉक्टर कौन हैं और कहाँ से आए, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? यह 4 हाथों वाले डॉक्टरों का कोई सपना अपना देख लिया क्या? प्यारे लाल जी बोले, ऐसी बात नहीं है। मेरे एक पड़ोसी हैं, अमृतलाल अस्वस्थानी। इधर वह काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला जा रहा है। उनकी यह स्थिति देखकर मैंने कहा, भाई अस्वस्थानी जी, यह बिस्तर में पड़े पड़े हाय मर गया कहने से जान बचने वाली नहीं है। बीमार पड़ने पर डॉक्टरों के पास जाने की परंपरा है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। इस पर प्यारे लाल जी बोले, कौन से अच्छे डॉक्टरों को दिखाएं साईं? यहाँ तो हर डॉक्टर के 4 हाथ हैं। यहाँ तो हर डॉक्टर के 4 हाथ हैं। जिसके भी पास जाओ वही चारों हाथों से लूटने को तैयार बैठा है। मेरी माली हालत तो आप देख ही रहे हैं बरी। प्यारे लाल जी, जब से बीमार पड़ा हूँ दुकानदारी ठप पड़ी है। फिर इन 4 हाथों वाले डॉक्टरों को लुटाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बड़ी नीम हकीम के पास जाओ तो जान का खतरा। नीम हकीम के पास जाओ तो जान का खतरा, बड़े डॉक्टरों के पास जाओ तो माल का खतरा। बड़ी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस तभी से मेरे दिमाग में यह 4 हाथों वाले डॉक्टर घूम रहे हैं। आंखें 4 होती हैं यह तो सुना है, इसका मुहावरा आंखें 4 होना भी पढ़ा है, पर यह 4 हाथ वाले डॉक्टरों का कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा। जरा आप ही समझाइए ना प्लीज, ये 4 हाथे वाले डॉक्टर क्या होते हैं? मैंने कहा, बस इतनी सी बात पर इतनी उदासी? भाई प्यारे लाल जी, आजकल हर अच्छे डॉक्टर के 4 हाथ होते हैं। इनका एक हाथ सीधे मरीज की जेब में होता है, जिससे वह फीस के रूप में 400 से 500 तक नगद निकालते हैं। डॉक्टरों का दूसरा हाथ जाता है टट्टी पेशाब और खून की जांच करने वालों की जेब में, जहां इनका 30 से 40% तक का कमीशन फिट रहता है। तीसरा हाथ होता है मेडिकल स्टोर में, जहां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी दवाइयां बिकवाने के लिए महीना बांध देते हैं। और चौथा हाथ होता है प्राइवेट नर्सिंग होम में, जहां मरीजों को तबीयत से लूटा जाता है। हो गए ना डॉक्टरों के 4 हाथ? इतना सुनते ही प्यारे लाल जी अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए बोले, या अल्लाह, तू कभी किसी को बीमार मत बनाना। अगर बनाना तो इन 4 हाथों वाले डॉक्टरों की मार से बचाना।
आमीन। तो यह थी एक मेरी छोटी सी रचना। अगर समय हो तो एक और पढ़ देता हूँ। हाँ जी, पढ़ दीजिए। ये शीर्षक है इसका, झूठ का सौंदर्य। जो मेरी पुस्तक का शीर्षक है, झूठ का सौंदर्य। सत्य बोलना एक तपस्या है। सत्य बोलना एक तपस्या है, कला है। कहा भी गया है, सांच बराबर तप नहीं। और आप सब जानते हैं कि तपस्या एक कठोर कर्म है। सच बोलने वाले को अनेक अनेक शारीरिक मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जबकि झूठ बोलना एक कला है जो आपको तत्काल अनेक झमेलों से बचाती है। राष्ट्रपिता गांधी सत्य के परम उपासक और अनुयायी थे, उन्हें सीने में गोली खानी पड़ी। महान दार्शनिक सुकरात को सच बोलने पर जहर पीना पड़ा। तो देखा आपने श्रीमान कि सच बोलने का परिणाम कितना कड़वा होता है। इस दुनिया में न जाने कितने लोग झूठ के सहारे स्वर्गिक सुख का भोग कर रहे हैं। जब आप देर से घर पहुंचते हैं और आपकी पत्नी आपसे विलंब का कारण पूछती है, तो आप तुरंत एक प्यारा सा झूठ गढ़कर उसके सामने प्रकट कर देते हैं, जिसे सुनकर वह हथेली में रखी बर्फ की तरह द्रवीभूत होकर आपकी सेवा में जुट जाती है और आप उसके कोप से बच जाते हैं। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं और आपका अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर कहीं आपने सच बोलकर उसकी भ्रष्टता का बखान उसके सामने कर दिया कि साहब आप निहायत बेईमान, भ्रष्ट, पाखंडी, ढोंगी और दोगले चरित्र वाले हैं, आपकी प्रकृति मुख में राम बगल में छुरी वाली है, तो आपका अनिष्ट निश्चित है। इसके विपरीत अगर आप उसका अलंकरण झूठ से कर दें कि साहब आप अत्यंत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारी, कर्तव्यपरायण, परम कृपालु हैं, तो समझिए आपकी पांचों गलियां घी में। झूठ की महिमा अजब है, गजब है, निराली है। झूठ बोलकर हमारे देश के नेताओं ने ऊंची जगह पाली है। झूठे वादे और आश्वासन बांटकर नेतागण बड़े बड़े चुनाव जीत जाते हैं। विधायक, सांसद और मंत्री बनकर परिजन पुरजन सहित परम सुख का भोग करते हैं। जनता बेचारी खादी के उजले वस्त्रों में छुपे ब्यालों के सफेद झूठ यथा अगर हम जीत गए तो हम भूखों को रोटी देंगे, नंगों को लंगोटी देंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, उनके हाथ में काम आएगा, जिनके पास घर नहीं है उन्हें मकान दिलाएंगे, जो गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं सकते उन्हें पढ़ाई के साधन उपलब्ध कराएंगे, जो भूख और गरीबी के कारण बीमार रहते हैं उनके लिए स्वास्थ्य लाभ की योजनाएं चलाएंगे, में आकर उन्हें विजयश्री दिलाते हैं, तोरण द्वार सजाकर उनका शुभागमन करते हैं। अगर यही नेता गण झूठ की जगह सच बोलकर कि हम चुनाव जीतकर 5 साल के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, विकास कार्य के लिए स्वीकृत राशि में मनचाहा कमीशन खाएंगे, सरकारी नौकरी में अपने भाई भतीजों को भरेंगे, बाढ़ और सूखा राशि को आत्मसात कर अपना संचित कोष बढ़ाएंगे, तो जनता उन्हें एक पल भी अपने बीच ठहरने नहीं देगी। तो देखा आपने झूठ का सौंदर्य कितना आकर्षक और मनोहारी है। इतना ही नहीं श्रीमान, झूठ
संत महात्माओं ने भी झूठ के महत्व को प्रतिपादित किया है। किसी नगर में एक महाज्ञानी गुरु रहते थे। उनके आश्रम में देश विदेश से सैकड़ों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनका आश्रम घने जंगल में हरे भरे पेड़ों के बीच बना था। एक दिन वह सघन बट वृक्ष के छाया तले शिक्षा प्रदान कर रहे थे और कह रहे थे, मानव को अपने जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वालों का सभी आदर सम्मान करते हैं। तभी एक शिकारी दौड़ता हुआ आया, बोला, गुरुजी, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरी रक्षा कीजिए। यदि मैं मर गया तो मेरे अंधे माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा, आखिर बात क्या है? तुम इतने भयभीत क्यों हो? वह आंसू बहाते हुए बोला, मैं इस जंगल में शिकार करने के उद्देश्य से आया था। मुझे देखते ही आदिवासी लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आपकी शरण में आया हूँ। वह मेरा पीछा करते हुए इधर ही आ रहे हैं। निश्चय ही वह मुझे मार डालेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुजी बोले, बेटा घबराओ मत, आश्रम में जाकर कोने में छुप जाओ। शिकारी आश्रम में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में कुछ आदिवासी तीर और भाले लेकर गुरुजी के पास आए और पूछा, महात्मा जी, क्या इधर से कोई आदमी गुजरा है? गुरुजी बोले, इधर तो कोई आदमी नहीं आया। गुरुजी की बात सुनकर आदिवासी दूसरे रास्ते चले गए। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, फिर अभी अभी आपने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने से किसी व्यक्ति के प्राण बच जाएं तो वह झूठ 100 सत्य से भी बढ़कर होता है। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब गुरुजी ने समझाते हुए कहा, झूठ का भी अपना एक महत्व है, अस्तित्व है। जीवन के सफर में झूठ जब किसी विपत्ति में फंसे इंसान का सहारा बन जाता है तो इसका सौंदर्य सचमुच खिल उठता है। सभी शिष्य परम प्रसन्न थे, क्योंकि वह झूठ का महत्व और उसकी वास्तविकता को समझ चुके थे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने दो व्यंग रचनाएं हमारे सभी श्रोतागणों के सम्मुख प्रस्तुत की हैं और दोनों दोनों जो विषय है बहुत ही अ, जो झूठ का सौंदर्य है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उसको तो आप जितना लिखना चाहें लिखते जा सकते हैं, पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं हम लोग झूठ के लिए। तो और जो आपने पहले डॉक्टर वाली कहानी का वो लेकर आपने जो सुनाई है वो बड़ी दुखदायक बात है। और चार हाथ वाले डॉक्टर जो हैं वो अगर हम इन बातों में जाएं तो कई यादें आ जाती हैं, कई चित्र सामने आ जाते हैं कि किस प्रकार अंदर मरीज होता है, पैसा नहीं होता है, क्या कुछ हो रहा है। बहुत जी जी बहुत जी दुख की बात है, लेकिन आपने बहुत अच्छी रचनाएं सबके सम्मुख प्रस्तुत की और सभी आपको बधाई दे रहे हैं और आपको जी धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रस्तुत की और जी जी। अरे सबने सादर अपना प्रणाम दीदी जी की। अपना आपसे समय दिया। जुड़ने पे अच्छा लगता है। नहीं और भाई साहब सभी नहीं। समर्थकों को बहुत बहुत अभिवादन मेरा। हाँ जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो आज के सभी विशिष्ट हैं, सभी प्रतिष्ठित हैं, बहुत ही अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो प्रोफेसर नवल जो हैं
डॉक्टर नवल कहिए, प्रोफेसर नवल कहिए, वो आपकी मर्जी है। कई लोग तो इनको हरीश जी भी कहते होंगे। तो क्योंकि मैं तो हरीश जी की बजाय वो ही कहती हूँ, प्रोफेसर साहब कहती हूँ। तो इनका जो संक्षिप्त परिचय है, वैसे तो अगर मैं 1 घंटा ओहो, बोलना चाहूँ तो बोल सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 4-5 चीजें ही बताती हूँ कि इनके 51 मौलिक पुस्तकें इनकी हैं, 51। 12 संपादित पुस्तकें हैं, 140 पुस्तकों में सहयोगी लेखन है, 2000 से अधिक रचनाएं देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, और 52 देशों में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 41 वर्ष का अध्यापन, युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत सरकार का गोविंद वल्लभ वल्लभ पुरस्कार, व्यंग श्री सम्मान और रविंद्रनाथ त्यागी सम्मान सहित 19 राष्ट्रीय और 11 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इंडिया टुडे, एनडीटी टीवी, हिंदी वार्ता, आकाशवाणी दिल्ली में सलाहकार रूप में भी इनकी संबद्धता रही है, और भारत सरकार की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गगनांचल के मुख्य संपादक रहे हैं। भारत के 12 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त फिजी के साउथ पैसिफिक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में इनकी रचनाएं निर्धारित हैं, और इनके साहित्य के ऊपर वो जो विद्यार्थी हैं शोध कर रहे हैं, और उनमें से 21 शोधकर्ताओं में 12 को उपाधियां ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी हैं। और ये संप्रति गगनांचल पत्रिका के संपादक पद से अब सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन में रत हैं। अब अपने में बहुत व्यस्त तो रहते ही हैं, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कुछ वर्षों से वर्जीनिया में रहते हैं, और इन्होंने वर्जीनिया में भी जो ग्रुप बना लिए हैं, और जो साहित्य साहित्य की रचना जो रचनाकार और भी हैं इनके साथ जुड़ चुके हैं, और आप इनको पटल पर फेसबुक पर देखिए तो। और आज कितने श्रोता भी इनके उसी ग्रुप से जुड़े हैं। तो आपका स्वागत है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने आपकी वो जो परिचय है बहुत थोड़ा सा पढ़ दिया, और ये सौभाग्य ये है कि आपको रूबरू इस तरह सुनना, आपका समय लेना और आपको पकड़ना कि आइएगा, तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। आपका स्वागत है, आपको सुनेंगे। देखते हैं आप किस व्यंग की रचना, किस व्यंग को कथा कहानी किसी रूप में भी आप हमारे समक्ष पेश करें। स्वागत है आपका इस पटल पर। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश जी की उपलब्धियां बताने लगेंगे, हरीश जी की उपलब्धियां अगर बताने लगेंगे तो कहने में हमको जमाने लगेंगे। ये तो बहुत स्वागत है। जबरदस्त शायरी हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, या आइए, स्वागत। देखिए, थोड़ी सी बात हो जाए। क्या है कि ये जो आप थोड़ा प्रश्न थोड़ा सा जरूर बताइए। हाँ है जी, ना, जो हाँ प्रश्न जी, आपके मन में विशेष रूप से सभी के होता है कि हास्य और व्यंग में क्या अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, हास्य और व्यंग में उतना ही अंतर है जितना रात और दिन में होता है, सुख और दुख में होता है। सही सुख में बात और है। होता है। जितने करीब सुख और दुख होते हैं उतने ही करीब वे भी होते हैं। और जितने ही हम्म जैसी पौ फटी तो दिन निकल आया, और हम्म जैसे ही सूर्यास्त हुआ उसके बाद रात आ गई। तो हम्म एक दूसरे से दूर भी हैं और बहुत पास भी हैं। बड़ी बात यह है कि मैं सूत्र में यदि कहूँ, आप सब लोग तो बहुत सभी अच्छा लिख रहे हैं, और अभी आपके सामने दो तीन व्यंग भी पढ़े गए, उसमें भी आपने उनका सामर्थ्य देखा, शाब्दिक सामर्थ्य भी और भाव सामर्थ्य भी। क्या होता है कि जो व्यंग है उसकी जो परिणति है वो करुणा में ही होनी चाहिए, तभी वो सफल व्यंग है। कि जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर वाली बात सुनते ही आपको लगा कि अरे, हाँ, तो करुणा कि कैसे वो निर्ममता से प्रहार करते हैं आपकी जेब पर, उनका ध्यान कहीं इंसानियत से कम कहाँ होता है, हम सब जानते हैं। ये आपने बताया जैसे। और जो हास्य है उसकी परिणति निर्मल आनंद पर होती है, ऐसा आनंद जिसमें तनिक भी मलिनता ना हो। और एक इशारा आपने संचालन करते हुए आरंभ में किया कि बहुत से आप हास्य की कविताएं सुनते हैं जिसमें चुटकुले परोसे जाते हैं। चुटकुले भी ऐसे परोसे जाते हैं जिनके 2-3 अर्थ होते हैं, और उनमें जो सबसे खराब अर्थ होता है वो उनका अभीष्ट होता है। यानी
तो मलिनता वाला, ठीक है, आनंद आता है बहुत लोगों को, हजारों लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो मलिन आनंद होता है तो आनंद नहीं हुआ, वो वास्तविक आनंद नहीं है। तो निर्मलता, हास्य लिखना व्यंग से अधिक कठिन है कि आप कैसे निर्मल परिस्थितियों में जाएंगे। और हम तो निर्मल रोशन मंच से बोल रहे हैं, यही सिद्ध करता है निर्मलता रोशन होती है, वही हास्य का एक मूल है, उसकी परिणति। दूसरी बात, व्यंग जो है वो करुणा की तरफ लेकर के जाता है, त्रासदी, सामाजिक विषयों की जो विसंगतियां हैं, जो असंगतियां हैं, जो विद्रूपताएं हैं, जो नहीं होना चाहिए और हो रहा है जहाँ गांधी जी मिल रहे हैं और वो असत्य की बात सुन करके बेचारे चले जाते हैं और सोचते हैं मैं कहाँ आ गया, स्मार्ट सिटी को लेके जो काम है उस पर भी बताऊंगा। तो वो तो ये सूत्र रूप में तो इतना ही है। और दूसरा कि जब आप हम व्यंग की बात करते हैं तो यहाँ अब व्यंग से अब तात्पर्य होने लगा है गद्य व्यंग से, प्रोज में, जिसको हम लिख रहे हैं, अरुण लिख रहे हैं, प्रदीप लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं, वो व्यंग। और जो कविता में जो व्यंग होता है तो उसको व्यंग कविता बोलते हैं, हास्य कविता बोलते हैं। पर जब व्यंग कहते हैं हम तो अब उसका अर्थ गद्य व्यंग से ही लगता है, इसीलिए आज यहाँ कवि नहीं है, सभी गद्यकार हैं। हरिशंकर प्रसाई हो, भारतेंदु हो, शरद जोशी हो, रविन्द्रनाथ त्यागी हो, श्रीलाल शुक्ल हो, नरेंद्र कोहली हो, ये सब गद्य के लेखक हैं, यही व्यंगकार हैं। इसीलिए जब जब लोग कहते हैं ना, तुलना जब करते हैं और कबीर को कहते हैं, तो हमेशा कहते हो कबीर कविता लिखते हैं, वो गद्य नहीं लिखते, उनसे तुलना मत कीजिए, उनके समय समय से हम तुलना नहीं कर सकते। हाँ, जब हम केवल व्यंग की बात करते हैं, यानी विधा के रूप में नहीं, शैली के रूप में बात करते हैं, जैसे व्यंग नाटक में भी है, उपन्यास में भी है, कहानी में भी है, लेख में भी है, सभी जगह व्यंग व्याप्त है। जैसे हास्य, श्रृंगार, रौद्र सभी जगह व्याप्त है, ऐसे ही वो शैली के रूप में व्याप्त है। तो वहां बात दूसरी होती है, वहां तो फिर कविता भी है, कहानी भी है, सब कुछ है। पर खाली व्यंग जो है जब कहते हैं तो अब वो विधा के रूप में स्थापित हो चुका है। इसलिए आप, हाँ, वो शैली के रूप में अलग काम करता है और विधा के रूप में उसका उसकी स्वायत्तता बिल्कुल अलग है। तो ये दो तीन बातें मैं कहना चाह रहा था। जो सुख दुख की मैंने बात इसीलिए की, ये एक कारुणिक है, त्रासदात्मक है, दुखांतकी की तरफ लेके जाता है, और एक निर्मल आनंद का प्रदाता है, तो हमें सुखांतकी की तरफ लेके जाता है, जहाँ बहुत हमें खूब। अच्छा लगता है, जो मन खिल जाता है। बहुत और बढ़िया। मैं कहता हूँ कि हास्य कैसा होना चाहिए, केवल पूछते हैं कि हास्य कैसा, छोटा सा उदाहरण कि यानी जो आप, जैसा हास्य आप अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ करते हैं ना, शादी ब्याह में कोई थोड़ी सी चुगलबाजी होती है, वो जो निर्मलता है वो बनी रहनी चाहिए। कठिन है। और व्यंग कैसा होना चाहिए कि जो बाद में व्यक्ति सोचे, वो तुरंत तड़पने नहीं लगे, गाली गलौज नहीं, जैसे वो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यंग नहीं होता। हमारे जो व्यंगकार व्यंग में प्रत्यक्ष चीजें लिखते हैं, जो सब जानते हैं और सब हो रही हैं, तो वो उसमें व्यंजना की शक्ति कम हो जाती है, वहां वो व्यंजक कम होते हैं। सब जानते हैं पुलिस भ्रष्ट है, डॉक्टर ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, पर जब साफ साफ लिख के उनकी व्याख्या की जाए तो व्यंग में व्याख्या अपेक्षित नहीं है, इनडायरेक्ट होता है। व्यंजना। हाँ, व्यक्ति उसको सोचता है, बाद में उसको लगता है, और उसको थोड़ा सा ग्राह्य बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसमें हास्य का, उपहास का, परिहास का, विनोद का, ऐसी कई चीजों का मिश्रण किया जाता है। तो लेकिन वो हावी हो जाएंगी तो फिर व्यंग नहीं रहेगा। व्यंग अपनी त्रासदात्मक स्थिति में जो जो निरंतर एक सूत्र की भांति चलता जाएगा, उस लेख में, उस कहानी में। जैसे हमारे यहाँ दो चीजें होती है ना, व्यंग लेख लिखते हैं या व्यंग कथा लिखते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि क्या है कि जो लोग व्यंग कथा लिखते हैं, उनका व्यंग लेखन अधिक जीवी होगा, दीर्घ जीवी होगा, क्योंकि कथा बांधती है। हमारे जितने भी, आप आदिकाल से अब तक देख लीजिए, जितने भी, चाहे वो ग्रंथ हो, कुछ हो, वो सारी कहानियां ही हैं, कथाएं, भले वो कविता में लिखी गई। तुलसीदास ने
कविता में तो लिखी रामचरितमानस, है ना, कविता में लिखी है, गद्य में नहीं लिखी, पद्य में लिखी है, पर सबके बीच में तो कथा जो है वो सूत्र है। कथा का मतलब विधाओं की दृष्टि से उपन्यास, कहानी और लघु कथा, विशेष रूप से ये तीन चीजें, इनको हम कहते हैं ये कथाएं हैं। केवल कहानी ही कथा नहीं है, इन सब में कहानी होती है। तो ये चीजें बस थोड़ी सी हम लोग ध्यान में रखें और सूत्रों में बात करें तो वो व्यंजना व्यंग है। और देखिए मैं कुछ नोट तो कर रहा था, बापूजी वाली बात भाई प्रदीप मिश्रा जी ने की। प्रदीप मिश्र इतनी जगह लिखते हैं, कुछ तो मुझे पता था और कुछ जान करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं सिर्फ उम्र में बड़ा होने के कारण उनको आशीर्वाद दे सकता हूँ, सिर्फ आयु की वजह से। तो जब वो इतनी जगह छपते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत लोकप्रिय हैं, ये हम जानते ही हैं। और जब हम उद्देश्य प्रधानता से लिखते हैं तो उन्होंने जो बापू की बात की उसमें कितनी करुणा है, कितना मार्मिक है कि बापू आ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ तो है, पर बेटा वो उन्हें इंसान इंसान की परिभाषा वो बताना चाह रहे हैं। इंसानियत नहीं मिल रही है, सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, अहिंसा नहीं है। और जहाँ पर फिर उदाहरण के रूप में उन्होंने, प्रदीप भाई ने दिया है दूध का विवरण, एक छोटा सा, कि जहाँ पर वो चीजें मिला करके दी जाती हैं, वो कहते हैं कि आप बकरी का दूध भी भूल जाएंगे। तो यही उसमें व्यक्ति साथ साथ एक तुलनात्मक दृष्टि कर रहा है, एक स्मार्ट सिटी, एक नॉन स्मार्ट सिटी, कस्बा, गांव, देहात, और पुरानी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी पुरानी सभ्यता, वो सारी चीजें अनायास हमारे दिमाग में आती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे आएंगी तो हमारा जो रचना है वो गहरी होती जाएगी। तो गहनता जो है वो किसी भी रचना को विशाल बनाती है। आकार हमेशा विशाल बनाए जरूरी नहीं, जो उसका प्रकार है वो उसे विशाल या छोटा बनाता है। तो प्रदीप भाई को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस भाषा में, जिस संवेदना के साथ इस कृति को प्रस्तुत किया, उसके लिए उनको बधाई। अरुण नामदेव जी ने जो दो रचनाएं सुनाई, ये देखिए मैं इतना उसमें गुम हो गया कि लिखते लिखते भूल भी गया कि लिखी पॉइंट कहाँ लिखे थे मैंने। इसीलिए मैं उसी में बता रहा हूँ कि क्या है ना, एक कॉपी भर चुकी थी तो उसके पिछले पेजों पे लिख रहा था मैं। देखिए कुछ नोट कर लेता हूँ। तो आपने जो बात कही, 4 प्रकार के डॉक्टर आपने बताए थे, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो इन्होंने बताया। चार, चार हाँ, हाथों वो वाले जो जो डॉक्टर। 4 चीजें उनकी हैं उनको आपने व्याख्यात किया, है ना। अब मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहूंगा, पर जितना इनडायरेक्ट लिखेंगे उतना ही अब ज्यादा होगा। पर आपने जो बात लिखी वो एक कड़वी सच्चाई है, हर सच्चाई कड़वी नहीं होती। लोग कह रहे थे, कहते कि साहब ऐसे कैसे होता है, हम सत्य तो कड़वा होता है। मैंने कहा क्यों? यदि मैं कहूँ कि सुषमा मल्होत्रा जी बहुत अच्छी हैं तो ये सच है या गलत है? और अगर सच है तो क्या ये कड़वा है? है ना। उन लोगों को कड़वा लग सकता है तो जिनको ईर्ष्या है, द्वेष है उस व्यक्तित्व से। पर है तो सच्चाई। तो सच्चाई हमेशा कड़वी नहीं कड़वी होती, होती। इसलिए हम कहते हैं कड़वा सच। या तो इन्होंने वो कड़वी सच्चाई छोटी सी रचना में उस माध्यम से पेश की। और दूसरी रचना का नाम आपका क्या था अरुण भाई? वो एक झूठ का सौंदर्य। हम्म, झूठ का झूठ, सौंदर्य। हाँ, झूठ, झूठ का सौंदर्य। झूठ का सौंदर्य। अब महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी अपना आत्मकथा लिखी तो उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, सत्य के साथ। जी। और हम लिखेंगे मिथ्ये के साथ मेरे प्रयोग। है? क्योंकि झूठ बोल कर जी। के व्यक्ति जो है वो बच रहा है, सत्य बाल बोल कर के उसका बाल बांका हो सकता है। और उसके कतिपय उदाहरण अरुण नामदेव जी ने लिखे। तो एक बहुत ही यथार्थ बोधक परिस्थितियों में और स्थितियों में अरुण नामदेव हमें लेकर के गए और बाकायदा उन्होंने विवरण दिए, उदाहरण स्वरूप जो उसमें लिखा। उसके लिए अरुण नामदेव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। सर, और अब मैं सोच रहा हूँ कि
अब मैं आप भी अपने मैं भी अपना एक सुना दूं मैं वही कहने लगी थी कि अब कि भूल ना स्वागत है, जाऊं। स्वागत है। ये नहीं कि अब आप बच जाएंगे, अभी आप आपका ये व्यंग नहीं बनेगा कि आप बोले नहीं। हाँ, नहीं, और उससे उससे व्यंग बोलने सुनाने से वाले की पहले पूंजी। मैं हाँ बधाई जी। देना चाहूंगा निर्मल रोशन मंच को। एक तो मैं बिल्कुल। इस बात के लिए साधुवाद दूंगा आपको और मल्होत्रा जी को, वेद जी को, कि आपने उनकी यादों को संजोए रखा है, जो हमारे प्राथमिक गुरु होते हैं, जिनके कारण हम हैं और हम हमेशा उनके कारण रहेंगे। हाँ जी। जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक ही हम हैं। अगर हम उनके साथ या वो हमारे साथ नहीं है तो हमारा अस्तित्व जो है संकट में होता है, हो सकता है। आपने उस याद को इतने बरसों से बनाए रखा है और एक साहित्यिक सांस्कृतिक मंच के रूप में उसकी उपादेयता दी है। उसके लिए वेद जी और सुषमा जी, आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। ये धन्यवाद, बहुत बहुत ये धन्यवाद। इससे इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं नहीं समझता कि कोई और हो सकती है, जो अपने माता पिता को ऐसे कृत्यों के लिए याद करते हैं और उसमें उसको साहित्य या संस्कृति के रूप में बदलते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी अब आप तो सुषमा जी अंग्रेजी दां हैं, अंग्रेजी में लिखी पढ़ी जीवन भर, पर हिंदी में लिख रही हैं, पढ़ा रही हैं, कॉलेज चला रही हैं, आपका बड़ा नाम है। और उसके बाद भी वेद आपको मिले हुए हैं, आपके ऐसे जबरदस्त सहयात्री, है ना। आप एक कदम पीछे तो आपको आगे कर देते हैं, और आप अगर पीछे रह गई तो खींच के सामने ले आते हैं। ऐसे सहयात्री तो हैं ही, और फिर नाम भी उनका ऐसा ही। हम तो भी हम सब तो वेदों से ही तो सीखते हैं तो आपके पास साक्षात वेद है। तो धन्यवाद। आप ऋचा हैं, वो वेद हैं। अरे क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद, तो बहुत धन्यवाद। आप दोनों को इस बात की भी बधाई। और धन्यवाद। लीजिए, मैं एक व्यंग आपको सुना देता हूँ। स्वागत है जी, बिल्कुल सुनने के व्यंग लिए। व्यंग का शीर्षक है, सुषमा जी, पीली छत पर काला निशान। हम्म। पीली छत और काला निशान। बात दरअसल शुरू हुई थी पिछले शुक्रवार को प्रातः 9:30 बजे, और स्थान था मेरे इलाके का बिजली का दफ्तर, जहां एक खिड़की के आगे बहुत से लोग चिपके से खड़े होते हैं। इस बिलनुमा खिड़की में हाथ घुसाकर भीतर बैठे बाबू को बिजली के बिल की राशि देनी, यानी जमा करानी होती है। प्रायः ऐसी खिड़कियां मेरी लंबाई से कम होती हैं और बाबू के सामने शीश नवाने को मजबूर करती हैं। बाबू से कुछ पूछना हो तो झुककर मुंह वही हाथ वाली जगह पर लेकर जाना होता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में बिल देने वाले का रक्तचाप बढ़ता है, क्योंकि उसके दिमाग की नसें पैरों की ओर झुकती हैं। आंखें तिरछी सी उठाकर सरकारी बाबू को देखते रह सकने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन देखा गया है कि ऐसे मौकों पर प्राय भीतर वाले का ही रक्तचाप हाई प्रतीत होता है, और उसकी कनपटी पर उभरती नसें देखकर हम जैसे बाहर वालों की हिम्मत टूटती है। हम्म। हाँ, तो इसी खिड़की के आगे लगी पंक्ति में मेरा नंबर था 21वां। 18 और 19 नंबर वाले दोनों नवयुवक इसी उम्र के थे, और जब से खड़े थे किसी फिल्म विशेषांक का आनंद दे रहे थे, अचानक उनके वार्तालाप का विषय लंबी पंक्ति हो गया। यार, इतनी लंबी लाइन तो गोलचा सिनेमा पर लगती है। दूसरा बोला, अबे अल्पना पर तो बिल्कुल नहीं होती, स्पेशली जब दाढ़ी वाली फिल्में लगती हैं। दाढ़ी वाली फिल्में? मैं चौंक उठा। हाँ, अरे दाढ़ी वाली फिल्में जो पीवीआर पर अक्सर लगती हैं अंकल, उसने मुझे कहा। आप समझते हैं वो दाढ़ी वाले निर्देशक? मैंने कहा बताओ। कहते, जितने भी ये बुद्धिजीवी होते हैं उनकी दाढ़ी होती है। जैसे दूसरे ने कहा, उनके लिए तो किसी भी हॉल में लाइन ही नहीं लगती, फिल्म बनाने का फायदा क्या? पहला प्रतिवाद में बोला, तुझे बताया ना, रीगल जैसे में लगती है, चाणक्य में लगती है, पीवीआर में लगती है। कभी गया है वहां? अबे तू क्या जाएगा, वहां तो स्टैंडर्ड वाले ही जाते हैं। चल आगे बढ़। दूसरा आगे तो बढ़ गया, पर उसको पहले का वाक्य चुभ गया, और थोड़ी देर में दोनों महाभारत के मौखिक पात्र हो गए। मैंने अपना ध्यान बलात् वहां से हटाया और इधर उधर देखने लगा। बस यही चूक हो गई। ऊपर दाईं तरफ ऊंची छत पर एक बहुत बड़ा काला निशान था। ऊंची हम्म। पीली छत पे काला निशान? पुरानी दिल्ली के घने इलाके चांदनी चौक में स्थित बिजली के दफ्तर का यह पुराना भवन अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान किसी अंग्रेज राजकुमारी का कैसल यानी किला महल था। उन दिनों छतें बहुत ऊंची होती थी। आम भवनों की भी छतें 18 फुट ऊंची होती थी, जितने में आज 3 बनती हैं। यदि
व्यावसायिक इस्तेमाल हो तो 4 भी बन सकते हैं। मेरे क्षणवादी गुरु, जिन्होंने विचार, चिंतन, विमर्श, अनुभूति आदि के समय में रची गई रचनाओं को क्षण नाम दिया है, कहते हैं कि छतें मानव के हृदय का परिचय देती हैं। जितनी ऊंची भवन की छत हो, उसके निर्माता का हृदय भी उतना विशाल होता है। पुराने समय की छतें मानव के हृदय की विशालता को सिद्ध करती हैं। आजकल हृदय इतना संकुचित हो गया है कि छतें भी नीची होती हैं। मैं समझ गया कि बिजली दफ्तर के इस भवन निर्माता का हृदय काफी बड़ा था, और छत और फर्श के बीच और छतें ना बनाना बिजली विभाग की सदाशयता का नमूना भी था। यद्यपि बिजली के बिल बनाने और बढ़ाने के हिसाब से छत बहुत ही छोटी और नीची पड़ती है। हम लोग खत्म करें, हमको लाए क्या और बात देखें। है ये ऊंच ये ऊंच चीजें बंद है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या ये कोई म्यूट करें जी अपने आप को। हाँ जी, सॉरी। ऊंची छत और वह भी पीली। अंग्रेजों को पीली कोठियां बनाने का शौक था और मुगलों को लाल। लाल इमारत द्योतक है इस तथ्य की कि उनके बनाने में कितना खून बहाना पड़ा। और अंग्रेजों का पीत प्रेम बसंत का परिचय कदापि नहीं है। अलबत्ता भय से पीला पड़ना मुहावरा उन्हीं के शासन काल की देन है। पर पीली छत पर काला निशान। पीला और काला दोनों ही रंग कृष्ण परंपरा के हैं, परंतु ये इतना काला निशान है क्या? 18 और 19 नंबर वाले महाभारत बंद कर चुके थे और अब उत्तर रामायण के लव कुश की भांति प्रेम से बतिया रहे थे। माफ कीजिए, गलत कह गया। अब वे 12-13 हो चुके थे और मैं जो 21 पर था अब 15वें स्थान पर आ चुका था। मेरा शोध फिर चल निकला। ये काला निशान आखिर है क्या? चश्मा साफ करके देखा तो आभास हुआ कि ये तो बिजली के बारीक तार हैं जो गुच्छा सा बनकर छत पर टांगे गए हैं। मैंने 16 नंबर वाले से पूछा, भाई साहब जरा ऊपर देखकर बताएंगे कि ये छत पर तारों का गुच्छा लटक रहा है ना? वे 55-60 वर्ष केसरी जीवन का नियमित सेवन करने वाले युवा लग रहे थे। उन्होंने ऊपर की ओर झांका, ताका, फिर भेदने लगे। हठात वे हिले, कप कपाए और मुझ पर बिजली का सा दृष्टिपात करने लगे। मैंने पूछा, जनाब क्या आपको करंट लगा है? कंप्यूटर के जमाने में दूर से भी करंट लगना बड़ी बात नहीं है, आखिर हम 21वीं सदी। वे बात काटकर सख्त स्वर से बोले, सब समझता हूँ, मेरा चाबियों का गुच्छा उड़ाने का विचार है। ऊपर का दिखाकर नीचे का उड़ाना चाहते हो? शक्ल से शरीफ लगते हो, एक जमाऊंगा, पिछली सदी में पहुंच जाओगे। कहकर उन्होंने कुर्ते के भीतर हाथ डालकर अपनी चाबियों का गुच्छा खनखना कर देखा, आश्वस्त हुए और 12वें स्थान तक पहुंचकर भी मुझे घूरते रहे। मेरी नजर रह रहकर फिर ऊंची पीली छत के उसी काले निशान की ओर जा रही थी। मैंने अपने जामा मस्जिद वाले कबूतरबाज दोस्त सलीम का ध्यान किया और तीखी दृष्टि से ऊपर की ओर देखने लगा। अचानक हवा के एक हल्के से झोंके से काला निशान दाएं से बाएं और बाएं से हिला। मैं पलक मारते ही आर्किमिडीज हो गया। मैंने चिल्लाकर कहा, यूरेका! आसपास के परिवेश में हलचल मच गई। आगे पीछे वाले पंक्तिबद्ध लोग अजीब सी नजरों से देखने लगे। बिल वसूल करने वाले ने फौरन खिड़की बंद कर ली और कुर्सी पर लुढ़क गया। बेचारा सरकारी कर्मचारी आखिर पिछले 25 मिनट से लगातार काम जो कर रहा था। पंक्ति टूट गई। 22वां 10वां हो गया। चौथा दूसरे स्थान के लिए संघर्ष करने लगा। 12वां पीटी उषा का भगत था, पहला हो गया। वर्तमान 18वें ने मुझसे पूछा, यूरेका क्या? मैंने मुदित स्वर में कहा, पा लिया। क्या पा लिया? उसने भौचक्का सा होकर पूछा। मैंने खिले चेहरे से कहा, काले निशान का भेद। काले निशान का भेद? अनेक मुखों से संवेद फूटा। 18वें ने पूछा, अच्छा आप जासूसी कथा लेखक हैं? नहीं भाई नहीं, वह ऊंची पीली छत पर काला निशान बिजली के तारों का नहीं है, बल्कि वहां पर जाला लगा हुआ है, मैंने देख लिया है, जो हवा से अभी हिला था। तब तक मैं लगभग 30वें स्थान पर हो गया था। मैं चिंतन के क्षणों में पड़ गया। क्षणवादी कुर्ते गुरुदेव का ध्यान कर रहा था तो मुझे लगा कि ये जाला यहाँ से हटना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्षणवादी गुरुदेव ने कहा था, जाला ना दिमाग पर लगना चाहिए ना ही छत पर, इसे सदा झाड़ते रहना चाहिए। सिद्धांत से मैं व्यवहार की ओर केंद्रित हुआ। मैं पंक्ति में से हटा, गेट के पास बैठे खैनी फांक रहे चौकीदार की ओर लपका। मैंने उससे कहा, भाई नमस्ते, वहां छत पर जाला लगा हुआ है, वे उतरना ही चाहिए, क्या आप उसे उतारेंगे? मैं आपकी मदद कर दूंगा। उसने हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, साहब जाला सरकारी छत पर लगा हुआ है,
आपके घर में थोड़ा ही है, दिल्ली में तो सभी सरकारी छतों पर जाले लगे हुए। छोड़िए, क्यों फालतू चिंता करते हो, जाले से पता चलता है कि इमारत सरकारी है। मैंने विनती की, भाई ये हटना ही चाहिए, आखिर ये दफ्तर हमारा है, हम बिजली के कंज्यूमर हैं, हर महीने एक बार बिल देने और 6 बार शिकायत करने तो आना ही पड़ता है। चौकीदार ने हाथ की खैनी मुख के हवाले करके उंगलियों को सिर पर रख संकेत द्वारा अपने किसी साथी को मेरा पेच ढीला होना बताया। फिर बोला, साहब मैं गेट की ड्यूटी पर हूँ, गेट छोड़ नहीं सकता। पीछे 15 नंबर कमरे में मेहता बाबू बैठे हैं, उन्हें कहिए वे खाली रहते हैं। वे मैं 15 नंबर कमरे में गया। मेहता बाबू खाली कहाँ थे, शेरों के फार्म भर रहे थे। मैंने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जाला समस्या से उन्हें अवगत कराया। मैं सफाई के विषय में क्लास लेता रहा और वे बाएं हाथ से कान साफ करते रहे और दाएं से अपना फॉर्म भरते रहे। क्लास समाप्त होने पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि उनकी कोई सीट निर्धारित नहीं है, अतः उन्हें कोई भी कहीं भी कभी भी बुला सकता है, जाना पड़ता है। नौकरी जो ठहरी, उन्होंने मुझे बड़े बाबू के कक्ष में जाने का रास्ता दिखा दिया। उनके अनुसार हर समस्या का निदान हर ऑफिस में केवल बड़े बाबू के पास होता है। बड़े बाबू ने मेरी पूरी बात सुनी, बोले, मामला बहुत सीरियस है बच्चे, आप एक एप्लीकेशन में लिख कर दे दें, एप्लीकेशन की 2 कॉपियां बना लें, एक दफ्तरी को देकर डायरी करवा दो, दूसरी पर साइन लेकर रिसीव करवा लो। मैं देखता हूं कि इस संबंध में क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, मैं भड़का। अरे आप फौरन किसी कर्मचारी को बुलवाकर जाला साफ करवा दीजिए, बस हो गया काम, और क्या चाहिए। बड़े बाबू ने बड़ी सादगी से प्रश्न किया, बच्चे तुम क्या करते हो। जी मैं इकोनॉमिक्स का अध्यापक हूँ। क्या आप मेरे बेटे को केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। जी नहीं, मैंने तो इकोनॉमिक्स में एमए किया है, केमिस्ट्री क्या होती मैं नहीं जानता। यह सुनकर वे कुर्सी छोड़कर खड़े हुए बोले, मास्टर साहब फिर मैं कैसे केमिस्ट्री पढ़ा दूं, जो मेरा काम है वही करूंगा ना, दूसरा आता ही नहीं, जो आता है वही बता रहा हूँ। जाला हटाना मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, इतना आपको समझना चाहिए, समझ गए। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच गया। उनका दृष्टांत मुझे विमर्श के क्षणों की ओर ले गया। मैंने रिरियाते स्वर में माफी मांगते पूछा, किससे प्रार्थना करूं, कौन है जो जाला हटाने का विभाग देखता है। बड़े बाबू ने अपने मैले कॉलर ऊंचे करते बताया, मास्टर साहब किसी भी विभाग में कहीं भी कोई भौतिक दोष हो, मसलन दीवार गिर रही हो, बिल की पंक्ति में खड़े खड़े पेट में दर्द हो रहा हो, या आकाश में जाले लटक रहे हो, यानी ऐसा हो जिससे कि किसी को कष्ट हो रहा हो, तो उसके लिए अन्य सरकारी दफ्तरों की तरह हमारे यहाँ भी जनसंपर्क विभाग है, पब्लिक रिलेशन ऑफिस। आप कमरा नंबर 1 में जाकर अधिकारी घनश्याम रंजन जी से मिल लें। श्री घनश्याम रंजन के कमरे में पहले से ही 5-7 आदमी बैठे हुए थे। मुझे भीतर झांकता पाकर पता नहीं क्यों सब खिल उठे और मुझे भीतर आने का मधुर संकेत करने लगे। मैं मंत्र मुग्ध सा संकेत पाकर भीतर प्रवेश कर गया और उन्हीं के साथ बैठ गया। सामने की अकेली एक बड़ी कुर्सी पर बैठे एक सज्जन आंखें बंद कर भक्ति भाव से कोई श्रृंगारिक रचना सुना रहे थे। मैं समझ गया यही घनश्याम रंजन है। मेरे बैठते ही शेष सभी खड़े हो गए और बोले, चलते हैं, आपसे कोई मिलने आया है, कहकर बाहर खिसकने की प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। श्री घनश्याम रंजन जी ने आंखें खोली, गीत बंद किया, देखा लोग जा चुके हैं पर फिर भी एक व्यक्ति उपस्थित है। बोले, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं। प्रश्न करने के साथ साथ ही उनके मुख पर जनसंपर्क की मुस्कान क्रिकेट खेलने लगी। मैंने उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई, वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अधूरा गीत पूरा किया, मैं जबरन प्रभावित हुआ। उन्होंने मेरे लिए चाय और समोसे मंगवाए। चाय पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा महसूस हुआ और मैं समझ गया कि सरकारी दफ्तरों में इतनी चाय प्रचलित क्यों होती है, कितनी सार्थक होती है चाय। जनसंपर्क अधिकारी महोदय जाला समस्या से बेहद चिंतित हुए। उन्होंने कहा, जाला अवश्य हटना ही चाहिए, जन सफाई और जन स्वास्थ्य का प्रश्न है, इसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे, जन जन के लिए हमें ये विचार करना ही चाहिए। अच्छा, आपके विचार से जाला कैसे हटाया जाए। कल इस विषय में यदि किसी अखबार में छपेगा तो जवाब तो मुझे ही तैयार करना पड़ेगा, पीआरओ तो मैं हूं, कृपया बताएंगे। मैं विक्रमार्क के बेताल की भांति चालू हो गया। जाला हटाने वाले बांस मंगवा लीजिए, उसे किसी कर्मचारी के हाथों उठवाकर जाले तक पहुंचा दीजिए, फिर जाले के ऊपर कुछ देर तक दाएं बाएं घुमवा दीजिए,
जाला बांस के ऊपर लगे कपड़े पर चिपक जाएगा। बस कर्मचारी को बांस नीचे करने को कहिए, लीजिए आपका जाला साफ है। स्टेनो ने विधि नोट कर ली थी। आपने सुषमा जी विधि नहीं सुनी, मैंने बड़ी जबरदस्त विधि बताई थी जाला कैसे प्लीज हटाते। आप 2 मिनट दो लाइनें पीछे चले जाइए, क्षमा चाहती हम्म पियारो साहब बोले, कल जाला हटाने की विधि कोई मुझसे पूछेगा अखबार वाला तो मैं क्या बताऊंगा, मैं पिया रहा हूं, मुझे बताइए। मैं विक्रमार्क के बेताल की भांति चालू हो गया। जाला हटाने वाले बांस मंगवा लीजिए, उसे किसी कर्मचारी के हाथों उठवाकर जाले तक पहुंचवा दीजिए। जाले के ऊपर कुछ देर दाएं बाएं घुमवा दीजिए, जाला बांस के ऊपर लगे कपड़े पर चिपक जाएगा। बस कर्मचारी को बांस नीचा करने को कहिए, लीजिए आपका जाला साफ है। स्टेनो ने यह विधि नोट कर ली थी, टाइप करने बैठ गया। ओ गॉड। तत्पश्चात श्री घनश्याम रंजन मुझे दफ्तर के सबसे बड़े अधिकारी यानी कार्यकारी अभियंता, जिसे सिंपल शब्दों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं, के कक्ष में ले गए और मुझे मिलवाकर उन्हें जाला समस्या से अवगत करवाया और जाला हटाने की टाइप की विधि पेश कर दी। रंजन जी ये बताना नहीं भूले कि जाला की समस्या का खोजकर्ता मैं हूँ और हटाने की विधि का आविष्कर्ता भी हूँ। यह सुनकर अभियंता डीसी करंट की तरह उछले और इसी करंट की भांति मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैं उनके हाथों हाथ लिए जाने पर गर्व से खूब फूल उठा। अभियंता ने कहा, हम एक जाला फाइल खुलवा लेते हैं, उसमें आपके जाला संबंधी प्रार्थना पत्र, जाला हटाने की विधि और आपका बायोडाटा नोट करवा देते हैं। कल से जाला हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। इस बार डीसी का प्रयोग मेरे हाथों ने कहा। चंगुल से छूटते मैंने पूछा, आज अभी क्यों नहीं जाला हटवा देते, 10 मिनट का ही तो काम है। वे बोले, 10 मिनट? 10 मिनट में बाबू रॉकेट अंतरिक्ष की 5000 किलोमीटर की यात्रा तय तो कर लेता है, पर उसे इस योग्य बनाने में लगते हैं पूरे 3 साल। मैं चौंक उठा। मुझे लगा कि वे अंतरिक्ष और मैं रॉकेट हूँ। उन तक पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लगा। इसमें से मैंने पूछा, जनाब जाला हटाने में देर लगेगी क्यों? वे सहज भाव से प्रबोधने लगे, बंधु हमारे महल की छत बहुत ऊंची है, बहुत लंबे बांस मंगवाने पड़ेंगे, हो सकता है गुवाने ही पड़े। क्यों? यो हमारे संस्थान की शाखाएं सिक्किम और आसाम के जंगलों तक भी हैं। बांसों के लिए टेंडर बुलाने होंगे, उनके लिए अखबार में विज्ञप्तियां दी जाएंगी, विज्ञापन दिए जाएंगी, फिर मीटिंगें होंगी, फिर ठेकेदार की नियुक्ति होगी, कचहरी के कागज पर एग्रीमेंट कराना होगा, फिर कहीं जाकर जाला हटाने की प्रक्रिया आरंभ होगी। मुझे लगा जाला बढ़ता जा रहा है। आवेग के क्षण में गुरुवर का स्मरण किया, उनका कथन ध्यान में आया, जन कल्याण हेतु किया गया कोई कार्य भले कितना छोटा हो, यदि तुम स्वयं कर सकते हो तो उठो, जागो और पूर्ण कर दो। मैं ज्ञान के आलोक से भर उठा। जनसंपर्क अधिकारी और कार्यकारी अभियंता जाला हटाने से ठेके में मिलने वाली लाभांश की गवेषणा में लगे हुए थे। मैं चुपचाप वहां से खिसक लिया। मैंने भवन के बरामदे से कोने में पड़े नाली साफ करने के काम आने वाले 2 पतले बांस उठाए, रुमाल से उन्हें बांधकर उनकी लंबाई बढ़ाई, वहीं पड़ा कपड़े का एक टुकड़ा बांस के सिरे पर बांधा और जाला हटाओ अभियान को सार्थक करने में जुट गया। बिल वाली खिड़की के आगे अभी भी लंबी लाइन थी। लंच टाइम हो गया था, खिड़की बंद थी। हंसी, कह कहे, भद्दे चुटकुलों के कड़वे तीखे शब्द, हीटर पर गर्म हो रही रोटियों की बासी गंध, चाय के प्यालों की खनखनाहटें और शुक्र बाजार से खरीदे गए सस्ते इत्र फुलेल की बास वातावरण में बुरी तरह समाई हुई थी। ऐसे में एक साधारण से दाढ़ी वाले दुबले लंबे व्यक्ति को हाथ में लंबे बांस लिए आता देख जनता में वैसे ही हुमक उठी जैसे अभी पिछले दिनों आपने गणतंत्र दिवस पर किसी झांकी में देखा था। हाथ और एड़ियां उठाए मैंने जाला साफ करना आरंभ किया। जनता तमाशा देखने लगी। जाला विशाल था, बांस पर पूरा नहीं आया, नीचे तेजी से गिरने लगा। दफ्तर में हलचल मच गई। टिफिन दान बंद होने लगे, चुटकुले शांत हो गए, चाय की प्याली गिरने को हुई। मैंने बांस नीचा करके गिरते जाले को थामना चाहा कि दोनों बांस खुल गए। रुमाल मुझ पर और बांस इधर उधर। आसपास के परिवेश में धूल ही धूल हो गई। लोगों का शोर बढ़ गया। भीड़ मुझ पर उमड़ी, कौन है, कहां से आया, किसने भेजा, जासूस है, आतंकवादी है, दाढ़ी भी है साले के, आदि ब्रह्म वाक्य वायुमंडल में मंडराने लगे। दोस्तों, जब मुझे होश आया, मेरी पतलून फटी हुई थी, कमीज गायब थी,
कमीज में वह जेब जेब कमीज की जेब में वह बिल था जिसका भुगतान उस दिन ना होने पर कालांतर में मेरे घर की बिजली काट दी गई थी। मेरे जबड़े पर सूजन थी, कूल्हे में टीस उठ रही थी। मेरे हाथ में अलबत्ता मेरा रुमाल था जो धूल और लाल बूंदों से भरा हुआ था। भीड़ नहीं थी, सामने थे घनश्याम रंजन जी, कार्यकारी अभियंता, केसरी जीवन वाला व्यक्ति, बिल वसूल करने वाला बेट बाबू और गेट का चौकीदार, और सामने था पुलिस की वर्दी पहने एक यम का अवतार। मुझे होश में आया देख रंजन जी ने मुझे पानी पिलाया और अवतार के हवाले करते हुए बताया, यह आदमी कोई गहरी साजिश कर रहा था। इसने हम लोगों का लाखों का नुकसान किया है। हमारे इस ऐतिहासिक भवन में से वर्षों से लगी हुई अनमोल वस्तुएं हड़पने की कोशिश की है। संविधान के प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम 1904 की धारा 16 के अंतर्गत हम इसे कानून के हवाले करना चाहते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि ऐतिहासिक स्मारकों, भवनों आदि को नुकसान पहुंचाने वालों को 35,000 रुपए नकद जुर्माना और 3 वर्ष की कड़ी कैद होती है। मैंने ऊंची पीली छत की ओर देखा। छत पार कर आकाश में झांकना चाहा। आकाश के पार भगवान को देखने की चेष्टा तो की, पर देख नहीं पाया क्योंकि ऊपर सब और जाले ही जाले लगे हुए थे। धन्यवाद। वाह। वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया रचना और प्रस्तुतिकरण तो आपका बहुत अच्छा, जैसे आपने पढ़ा है। और हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अरुण जी? पहले मैं खुद कुछ कहूँ, आप कुछ कहना कह रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा रहा। व्यंग्य की अवधारणा को पूरी तरह से उसमें प्रयोग किया गया और बहुत अच्छी बात थी। और इनसे इनके व्यंग्य, आदरणीय नवल जी के व्यंग्य तो मैं हर गुरुवार को सुनता हूँ। और इनके जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है वो बहुत ही मन भावन है, यानी लगता है कि सुनते ही रहें। और आज का कार्यक्रम आपका ये यूनिक कार्यक्रम रहा। जैसा हमने सोचा था उससे भी अच्छी प्रस्तुतियां मिली हैं। हमारी सौम्या मिश्रा जी, जरूर घर में उनके कोई चिकित्सक, सघन चिकित्सक की स्थिति निर्मित हो गई है तो नहीं उपस्थित हो पाए। बाकी इसमें भाग लेने वाले सभी को हमारी ओर से सत सत नमन, प्रणाम। और बहुत इतना गरिमामय कार्यक्रम की प्रस्तुत के लिए मैं एक बार फिर से ये निर्मल रोशन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच अमेरिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निरंतरता बनी रहे कार्यक्रम में, जब कभी हम लोगों को भी इसी तरह से स्थान मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आपने बहुत अच्छे शब्द कहे, और मेरे मेरे पास शब्दों की कमी हो जाती है जब आप सब लोग इतनी इसकी प्रशंसा करते हैं। और सो मैं प्रोफेसर नवल आपकी तरफ फिर से चलती हूँ कि आपने जो व्यंग और हास्य का थोड़ा सा हमें समझाया, और उसकी लेखनी जब हम करते हैं तो किस तरह वो इनडायरेक्ट होनी चाहिए जैसे आपने कहा, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है। अगर कोई और सुनता हो, लिखता हो या लिखने का कोई प्रयत्न करे, ताकि उसका जो जो उसका अर्थ है या जो भाव है वो उसके अंदर छुपे होने चाहिए। तो अगर डायरेक्टली लिख दिया तो हो सकता है कि उसके थोड़े से भाव पहले से ही हमें समझ लग जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि मैं खुद कई बार बहुत महसूस करती हूँ कि हमारे कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये हास्य कविताएं होती हैं, कई बार उसमें जैसे आपने कहा कि निर्मल बातें होनी चाहिए या इस तरह की होनी चाहिए कि आप परिवार के साथ बैठ के सुन सको। और ये सब हम सब लोगों के लिए, जो हम हास्य कविताएं या रचनाएं लिखते हैं, उस हम सब के लिए एक संदेश है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि भाई मैं बाद में तो कार्यक्रम को समापन कर दो देती हूँ, लेकिन हमारे डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा, जो कि साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने पीएचडी, जब मेरी शादी हुई तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। और अगर आपको मैं आज बता देती हूँ, इनकी स्पेशलाइजेशन मक्की पर है, कॉर्न, मेज। तो तो उसके ऊपर इनकी स्पेशलाइजेशन है। इन्होंने जब पीएचडी की थी
तो तब कंप्यूटर और यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर कम होते थे, तो इनको दिल्ली लेकर जाना पड़ता था बैग में अपना, वो क्या पेपर भर भर के जाते थे। तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर वेद मल्होत्रा आप कुछ कहना चाहें। इन सब का तो ये धन्यवाद। उस समय कहाँ रहते थे आप, कहाँ से आना पड़ता था? हम लुधियाना रहते थे, पंजाब हाँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। शादी पे हम लुधियाना थे, तो इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपकी आईसीआर क्या वो बता देंगे अगर नाम बताते हैं हाँ तो, हाँ जी। वहां जाते थे। हाँ जी, आप वेद जी आप इनको जिस वे में भी जो भी आप धन्यवाद करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, आइए। मैं कोशिश करता हूँ। स्वागत है आपका। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की ओर से मैं तीनों प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इनका कंप्यूटर नहीं चला, सो ये फोन से बोल रहे हैं। हाँ तो ओके। हाँ, कि आपने बहुत अच्छी व्यंग रचनाएं सुनाई। तीनों की रचनाएं बहुत अच्छी थी और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। नवल जी, प्रोफेसर नवल जी, आपने तो मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं सुनता ही रहा, सोच रहा था कि कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं इतना अच्छा। इतना आर्ट आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? वेद कृपा है, वेद कृपा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और प्रोफेसर साहब, आप पूछ रहे थे कि मैं क्या करने जाता था दिल्ली। मेरी जो, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर नहीं थे जिसमें ज्यादा डाटा एनालाइज किया जा सके, तो IARI में जाके मैं, वहाँ बड़ा कंप्यूटर था, वहाँ जाके मैंने अपना सारा डाटा, PhD की रिसर्च का डाटा एनालाइज किया था और बहुत एनालाइज सुंदर। करने के बाद फिर थीसिस लिखा है। तो दिल्ली से, लुधियाना से दिल्ली जाता था शादी के इमीडिएटली बाद मुझे इनको अकेला छोड़ के। आपसे तब दोस्ती होती तो मैं आपको दिल्ली में अपने घर नहीं से जाने नहीं देता कि वहीं नहीं, रहिए। इनकी ये अपनी सिस्टर के घर रहते थे। तो आप अच्छा। कौन सी थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली में? क्या बोलते हैं? IARI। ये IAR। पूसा में है? हाँ जी, हाँ जी, specific, I पूसा में। think, हाँ जी, पूसा I इंस्टीट्यूट think में। it should be IASRI. नहीं नहीं, नहीं IARI पूसा में थी। पूसा नहीं में नहीं, है अभी भी। IRI का ही जो स्टैटिस्टिक्स विंग है उसी का नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च नहीं नहीं इंस्टीट्यूट। नहीं 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 नहीं, गणेश मैंने जी वहां से जहां मास्टर्स की है। हाँ चलिए आप हाँ छोड़ हाँ दीजिए। हाँ, गणेश जी, आप मैं ठीक बिल्कुल हैं। ठीक हूँ, आप मैं ठीक हैं, 100% ठीक हूँ। बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं IARI में जाता था, फिर वहां से ICR के विंग में जाके वहां रिसर्च की एनालिसिस करता था। तो बजाज साहब भी चलिए वहीं थे। चलिए, सुषमा जी, कोई और भी जो जितने सुनने वाले हैं उनको भी कुछ कहना चाहेंगे तो हाँ मैं वही उनके लिए मौका पूछने लगी मिलेगा। थी। हाँ जी, मैं वही और कहने लगी थी। वेद जी को तो हमेशा बोलना चाहिए हाँ, कि वेद जी को बोलते बुलवा हैं ना, दिया। बहुत बहुत अच्छे लगते हैं जब हाँ, वो बोलते हैं फोन यूं तो। ऊपर करके बोल भी रहे थे। तो हाँ हाँ जी। जी, बहुत अच्छे मैं पूछना चाहूंगी कि घनश्याम जी, आप फिलाडेल्फिया से जुड़े हैं। प्रोफेसर नवल को कुछ कहना चाहेंगे नहीं नहीं, जो पूरे आपको? सभी और पर ही मैं किसी कोई को, कोई भी सभी को अपनी मैं आप, टिप्पणी, हाँ हाँ, जो हाँ जी, टिप्पणी देना चाहें। इला जी आप जुड़ी हैं और कुछ दो शब्द कहिए आप, और मैं गणेश जी आपको भी जो भी दो दो शब्द कहें, ताकि हम कार्यक्रम को हाँ, समय पर समाप्त इला जी, करेंगे। अभी आप, इला जी अमेरिका में हैं कि अभी आप नोएडा में हैं? नहीं, भारत से ही मेरे ख्याल जुड़ी हैं इला। हाँ जी, पूरा पहले मैं में हूँ। घनश्याम जी। हाँ जी, इला जी आप कहिए पहले। नहीं नहीं, घनश्याम जी को बोलने दीजिए। ठीक है, नहीं, घनश्याम जी आप कहिए दो शब्द मेरा अपने। कुछ विशेष कहना नहीं है। हाँ जी। पहली बात तो मैं कहूंगा कि हरीश जी को मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। हाँ जी। वो मेरे समवयस्क हैं
और डॉक्टर ऋतुपर्ण और हरीश जी आपको खूब जानता हूँ, आपको खूब जानता हूँ घनश्याम जी, घना जानता हूँ। दूसरी बात जी ये जी थी कि जी जब जब इन्होंने कहा ना कि सब वेद कृपा है, हाँ जी। उसको उसको हास्य की ओर ज्यादा समझा जाए, व्यंग्य की ओर ना लिया जाए। नहीं या मैं समझ गया था। नहीं वो या घनश्याम भगवान की भी कृपा है। घनश्याम भगवान की भी है। उनकी भी कृपा है। हाँ जी, तीसरी बात, चलिए तो अब मैं इला जी का चाहूंगी। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। तीसरी छोटी सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1970 के आसपास डॉक्टर C.R. राव ने 4 लेक्चर दिए थे, द जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसी समय मैंने ज्वाइन किया था ISI, और मुझे सौभाग्य मिला था। तो आप सबकी बातें बिल्कुल ठीक हैं कि उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक स्टैटिस्टिकल विभाग भी था। और जी, बस हम इतना ही। थैंक यू जी, थैंक यू। हम किसी दिन एग्रीकल्चर वालों के लिए भी एक मंच किसी कुछ सोच के इनवाइट करेंगे। जी तो इला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आइए। मैं देखिए, कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, और सबसे अच्छा रहा कि पता नहीं कैसे शाम में उस मैसेज पर वो सामने पॉप अप हो रहा था, तो अचानक से नजर पड़ गई। तो मैंने कहा कि हरीश जी भी हैं तो मुझे जरूर इस कार्यक्रम में सुनना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हरीश जी को सुनना, और इनकी जो प्रति उत्पन्न मतित्वता है कि तुरंत में ये कहते हैं कि वेद कृपा है, तुरंत घनश्याम भगवान की बात, ये सब बातें जो है ना, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, और अरुण जी, आप 1 मिनट के लिए, अरुण जी आप आगे आइए पटल पर। ये हाँ जी, हाँ जी, बस मैं कोशिश करती हूँ। और अपने हमारे डॉक्टर प्रदीप जी अभी जुड़े हुए हैं, मैं देख रही थी उनका ये संदेश था। प्रदीप मिश्र जी, आप 1 मिनट के लिए पटल पर आ सकते हैं? आप हेलो करिए या जो भी कहिए। प्रदीप मिश्र जी, क्या चले गए हैं? लगता है चले मैं तो गए। हूँ, मैं तो हूँ। हाँ जी, कोई नहीं। तो हाँ जी, आवाज आ रही गणेश। है, उनकी आवाज आई, मैं हूँ, उन्हें हाँ लिखा है प्रदीप हेलो। जी, आप हेलो हेलो बोलिए, आप आगे आइए। मैं चाहती हूँ कि मैं, अनम्यूट क्योंकि मैंने कीजिए, बताया मेरा नया अनम्यूट कर फोन है। लीजिए। हाँ अब हाँ, ठीक है। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी, नहीं आपका चेहरा नहीं दिख रहा। आपका फोटो दिख रहा है, चेहरा नहीं। बिना चेहरा दिखे ही काम चला ले। ये आ हाँ, अच्छा, गया, आ आपने गया। इनका वीडियो ऑफ किया हुआ है इन्होंने? हाँ, अच्छा चलो अब अच्छा, तो वीडियो ऑफ है इनका। अच्छा, चलिए फिर मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। गणेश जी ने भी बीच में, आप भी जुड़े रहे शुरू से। देखिए, ये हमारी, मैं ये निर्मल रोशन साहित्यिक मंच जो कि काव्य गोष्ठी, गीत गोष्ठी, गजल मुशायरा ऐसे थोड़े करती हूँ, लेकिन अब मैंने पिछले वर्ष से इला जी के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू किया, उपन्यास पर चर्चा। और फिर अब अलग शिक्षा के लिए भी बातचीत करते हैं हम। तो इस बार जो ये मन में आया अरुण जी के साथ बात करते हुए, तो ये बहुत ही सफल हुआ, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने इतने अच्छे हास्य व्यंग रचनाएं, हास्य कहें व्यंग रचनाएं कहें, बहुत ही भावपूर्ण तो है ही, और हम सबको सोचने के लिए, जिसको कहते हैं फूड फॉर द थॉट, सोचने के लिए हमें कुछ हमारे आगे परोसा है कि आप सोचिए ये क्या है, तो जिसको हम सोच भी सकते हैं, तकलीफ भी होती है। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी रचनाएं, इतनी अच्छी प्रस्तुति आप सबने की, और आपके समय के लिए मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की ओर से धन्यवाद करती हूँ। तो मैं पहले इसका फेसबुक पे जो चल रहा है उसको, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, 1 मिनट में हाँ जी, हाँ, कह 1 दीजिए। मिनट, आधा बिल्कुल नहीं, मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बंद करने रादर लगी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ गुण गाना चाहता हूँ हरीश जी का। अरे गाइए हरीश जी गाइए। के अनेक कार्यक्रमों में मैंने सुना है, और जिस मतलब आनंद आता है सुनकर। और ना सिर्फ इनको, इवन आस्था नवल को भी कई कार्यक्रमों में, सृजनी और कई कार्यक्रमों में सुना है, और कई बार मैं शामिल भी हुआ हूं, लेकिन क्योंकि सामने बातचीत
संभवतः नहीं हुई होगी, इस वजह से हो सकता है मेरा चेहरा ना पहचानते नहीं हो। नहीं, आज श्री गणेश हो गया। जी आज हो गया, तो इसको हम आगे मेंटेन करेंगे बिल्कुल। मैं सचमुच आपकी विद्वत्तापूर्ण चीजों से आनंदित होता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। अरे रे, क्या बहुत गणेश जी, धन्यवाद आपने गर्जित भाई। समय दिया है और उन्होंने कहा है कि आज गणेश गणेश हो गया। गणेश हो गया। धन्यवाद। चलिए मैं पहले तो फेसबुक पे स्टॉप करती हूँ इसको, और अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर देती हूँ। तो अगर 5 मिनट आप लोग बातचीत करना चाहें तो बेशक कर दीजिए। तो बहुत बहुत आभार आप सबका, और मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की ओर से आप सबका धन्यवाद फिर से करती हूँ। इस सर्दी में ठीक रहिए, चाय गरम पीजिए और कपड़े गरम लपेट के अपन तो डिनर करेंगे अब। हाँ जी। हाँ जी।